Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shahzad Ashraf and you are watching your favorite channel Top Spot Physics. Students, आज के लेक्चर में हम लोग एम डी कैट और ई कैट फ़िज़िक्स के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक से जो है वो बच्चों लिया गया है। एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग ये बात करेंगे कि जब भी किसी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजारा जाएगा तो हम ये जानते हैं, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ रखा है, तो हम लोग बात करेंगे कि भाई उसके सराउंडिंग रीजन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे होंगे कि भाई वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी चीज़ों को वेरी करने से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करेगा, किसकी मदद से हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, किसकी मदद से डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंटली हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ये बात करेंगे कि अगर हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना पड़े तो हम डायरेक्शन पता लगाने के लिए किस तरह से राइट हैंड रूल जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। और फिर इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग बात करेंगे कि अगर एक सिंगल वायर की बजाय मल्टीपल वायर्स आ जाएँ तो वहाँ पे आपने चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ईदर दीज वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, या इन वायर्स का कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, कहाँ पे वीक होगा। यानी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पार्ट है। टॉपिक बेसिकली छोटा सा है लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, टेक्निकल पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और ये एम डी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, तो लिहाजा इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरीज़ कि आपने रूटीन में टॉप स्पॉट फिज़िक्स के लेक्चर जो हैं वो सुन रखे हैं, तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं साथ में फौरी तौर पे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा। क्योंकि जब आप एक कॉन्सेप्ट को सीख रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि आपने वो सीख लिया है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो फिर आपको चीज़ों को अप्लाई करके जो है वो बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। और कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, तो ना सिर्फ आपका ये टॉपिक कवर हो रहा होगा बल्कि साथ ही साथ में पास पेपर्स की डिस्कशन जो हैं वो भी साथ में आपकी चल रही होंगी मेरा बेटा। सो आइए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्टूडेंट, स्टोरी इज़ क्वाइट सिंपल कि अगर हमारे पास एक वायर है, यहाँ पे देखें हमने उसको बैटरी से, ये ऑरेंज कलर की वायर है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। भाई इस वायर में से डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो करंट गुजरेगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे इस वायर में से करंट गुजरेगा तो हमें हैंस ऑर्स्टेड 1820 उसने ये बताया कि भाई हमेशा करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो एक चीज़ याद रखें कि जो ही इस वायर में से हम करंट गुजारेंगे तो उस करंट की वजह से इस वायर के सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अब उसके बारे में चंद एक इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट जो ही हम लोग करंट जो है वो पास करवाएंगे, पहली बात, बट इस करंट के पास करवाने की वजह से देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। भाई इसके सराउंडिंग रीजन में स्टूडेंट्स एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में दो चीज़ें याद रखिएगा। पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको स्ट्रेट लाइंस नहीं मिलेंगी, बल्कि यू विल बी हैविंग द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी और स्टूडेंट्स वो हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में मूव कर रही होंगी। सही है, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि भाई करंट गुजारेंगे तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पूछा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह की होंगी, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और वो हमेशा क्लोज पाथ में मूव कर रही होंगी। ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर हमें उसकी कैलकुलेशंस कभी करना पड़े या उसका कोई फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकें, तो बच्चों एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते हुए वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन कि अगर हमें पता लगाना है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ओवर 2πr। बच्चों इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो पता लगाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लें कि यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स याद कीजिएगा 4π मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर इसकी वैल्यू होती है, मतलब ये कांस्टेंट है। 2π भी नीचे कांस्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं
कि जो आई है वो बेसिकली करंट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप करंट की बजाय बेहतर अंदाज में इसके लिए एक वर्ड लिखें, क्या भला, कन्वेंशनल करंट। क्योंकि जब आप ये वर्ड लिख रहे होगे तो फिर जो जब डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करोगे ना, तो वहाँ पे आपको फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई, क्योंकि बाद वहाँ इलेक्ट्रॉनिक दिया होता है और बच्चे फौरी डायरेक्शन पता लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब आपने यहाँ पे याद कर रखा होगा कि इट इज़ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, तो बार बार जब वर्ड आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि भाई वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशनल करंट। और आर के बारे में मैं थोड़ा आगे चल के बात करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सरसरी सा बता दूँ कि आर क्या चीज़ है बेटे। डेफिनेटली जब आप उस वायर से बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड तो पता लगा रहे होगे ना। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पता लगा रहे हो, तो आर से मुराद है जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है उसका वायर से कितना डिस्टेंस है। यानी आर जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस फ्रॉम वायर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, वैसे बेहतर है सरफेस ऑफ द वायर कह लो तो तब भी अच्छा होएगा। तो खैर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहानी समझ आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स दैट इज़ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। म्यू नॉट भी कांस्टेंट, 2π भी कांस्टेंट। और यहाँ पे दो चीज़ें डिसाइड करें कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एक तो आई मतलब उसमें से गुजरने वाला करंट, और दूसरा आर, आर मतलब उस वायर से हम कितने डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड पता लगा रहे हैं। तो ये फार्मूला मेरा बेटा याद कर लें। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब सही है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जिसमें सबसे पहला फैक्टर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फार्मूला दोबारा याद कर लें। म्यू नॉट आई ओवर क्या है 2πr है। यहाँ से आपको क्लियरली ये पता चल रहा है, अगर मैं बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट कर लूँ तो हमें एक चीज़ क्लियरली यहाँ से समझ आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका करंट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। अगर मैं बाकी तमाम फैक्टर्स को कांस्टेंट कर लूँ, इट मींस अगर आप वायर्स में से ज़्यादा करंट गुजारोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर करंट की वैल्यू कम करोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दैट इज़ रियली सिंपल स्टोरी, बिकॉज करंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर डाटा में कुछ ऐसा आ जाए कि भाई अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट कर लें, यानी बार बार हम क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर, मतलब हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पता लगा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रख रहे हैं और करंट को बार बार वेरी कर रहे हैं। मान लो हमने यहाँ रियोस्टैट लगा रखा है जिसकी मदद से हम करंट को वेरी कर रहे हैं मेरा बेटा। ठीक है, तो करंट को वेरी करने से क्या होगा, हमेशा जब आपने डिस्टेंस कांस्टेंट कर लिया बेटे, आर कांस्टेंट हो गया, 2π ऑलरेडी कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो बी और आई का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और कभी कभार वो आपको डिफरेंट करंट दे के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की रेशियो पूछ रहा होता है, तो बेटे मैंने आपको बताया बी और आई का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अगर वो आपको पूछे B1 ओवर B2 यानी अलग अलग टाइप के करंट्स दे और उसकी वजह से जो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे उनकी रेशो पूछे, तो वो I1 रेशो I2 आ जाएगी। यानी मेरा बेटा सिंपल कहानी है, अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर लें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो करंट है उन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। ये बड़ी आसान कहानी है। तो करंट का वेरिएशन तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है जिसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था, बड़ी बेसिक सी बातें इनको सीख लें। मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। बेटे अगर मैं हर दफ़ा इस वायर में से सेम करंट पास करवाऊँ, अगर मैं हर दफ़ा इस वायर में से सेम करंट पास करवाऊँ और मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे, कभी करीब कभी थोड़ा दूर यानी डिफरेंट डिस्टेंसेस पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाऊँ, तो अभी मैंने आपके लिए क्या किया, लेट्स सपोज कि मैंने आई की वैल्यू जो है, लेट कर लें कि मैंने आई की वैल्यू भी कांस्टेंट कर ली है, 2π और म्यू नॉट पहले ही कांस्टेंट थे। तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट करूँगा तो यू पीपल कैन सी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन बनेगा बच्चों, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। यानी जैसे जैसे आप उस वायर से दूर जाते रहोगे यानी डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, यानी करीब वाले पॉइंट पे पता लगाएंगे, जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जैसे ही आप दूर चले जाओगे तो मेरा बेटा डिस्टेंस बढ़ जाएगा
और डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये तो सिंपल कहानी है। लेकिन स्टूडेंट इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके देखते हैं, यानी एक कॉम्प्लिकेशन है। बच्चों को कभी कभार ग्राफ पूछा जा रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफ बताएं। मैंने आपको बताया पहले बेसिक से हम शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो टेक्निकल पार्ट है उसकी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ पहले यहाँ पे बताता चलूँ कि कभी कभार वो डिस्टेंसेस वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड्स की रेशो पूछ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी सिंपल कहानी है कि वो अगर आपको पूछे B1/B2 यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की रेशो बताओ, तो बोलो डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स। सो यू विल बी राइटिंग R2/R1। मतलब आपको ये फार्मूला बड़ा सिंपल सा है जो लिख लेना है। मतलब रेशोज़ वगैरह पूछे तो आपको इसके साथ जाना है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि मैं आपको कुछ टेक्निकल पार्ट जो है वो समझाने वाला हूँ। अच्छा, अब कभी कभार क्या पूछता है कि जो कंडक्टर में से जब करंट गुजार रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चों को बोला जाता है कि भाई ऐसा करो, दो चीज़ों के बीच में हमें ग्राफ बना के दो। सर कौन कौन सी दो चीज़ों के बीच में? स्टूडेंट्स आपको ग्राफ बनाने को बोला जाएगा कि भाई दो चीज़ों के बीच में ग्राफ बनाओ। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उसका ग्राफ आपने बनाना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को बदलने से तो अभी आप बोलोगे सर अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि डिस्टेंस के साथ इन्वर्स है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। लेकिन वो बेटे मैंने सरफेस से शुरू किया था। मैंने कहा था मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना शुरू कर रहा हूँ, सरफेस से। लेकिन अगर मैं शुरू करूँ मेरा बेटा सेंटर से, मतलब एक चीज़ याद रखें कि अगर मैं सेंटर से बाहर की तरफ आऊँ, यानी सेंटर में हमारा इनिशियल पॉइंट मान लूँ, और वहाँ से मैं बाहर की तरफ डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी वायर में से करंट गुजारते हैं तो बेटे करंट हमेशा सरफेस पे फ्लो कर रहा होता है ना। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन मूव करें तो इलेक्ट्रॉन जितना मैक्सिमम दूर रहना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर डिस्टेंस पे जाके मूव कर रहे होंगे मेरा बेटा, ठीक है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, सरफेस पे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो बेटे करंट ज़्यादातर सरफेस पे फ्लो कर रहा होता है। तो इसका मतलब सेंटर से सरफेस की तरफ जाने से करंट बढ़ रहा होगा। और स्टूडेंट सोच के बताओ कि अगर करंट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है मेरा बेटा, वो भी बढ़ रही है। तो जब तक विद इन द वायर है फिर तो ठीक है, यानी जब तक हम इनसाइड द वायर हैं, तो जब जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आप लोग देख रहे हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इनसाइड द वायर, इनसाइड द कंडक्टर, एक चीज़ याद रखिएगा, जो बी और आर हैं उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो करंट ज़्यादा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ग्राफ बनाओ कौन सी दो चीज़ों के बीच में, बी और आर के बीच में, तो कुछ देर तक तो आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये कहाँ की कहानी चल रही है बच्चों, ये इनसाइड द कंडक्टर की कहानी चल रही है कि कंडक्टर की अंदर वाली साइड पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन जैसे हम सरफेस से आगे जाएंगे और अब अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसे ही कंडक्टर से हम बाहर निकलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का और डिस्टेंस का बच्चों क्या रिलेशन हो जाएगा, इन्वर्स। और हम लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि अगर दो चीज़ों का इन्वर्स रिलेशनशिप हो तो ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक बनता है। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाते हो। तो इनसाइड द वायर तो कहानी समझ आ रही है, लेकिन जैसे ही हम आउटसाइड द वायर जाते हैं तो बच्चों बी और आर का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है मेरा बेटा। तो अब अगर आप आउटसाइड द वायर ये ग्राफ बना रहे हो तो वो जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसे थोड़ा हाइपरबोलिक टाइप जो है वो ग्राफ बनेगा। तो ये आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो रहा है। ये कहाँ की कहानी है, ये आउटसाइड द कंडक्टर की कहानी है। तो एक बात ध्यान में रखें कि अगर वो आपको बोले कि कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाओ, तो बच्चों ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। इनसाइड द वायर जब आप सेंटर से सरफेस की तरफ आ रहे होगे, डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जो ही आप आउटसाइड द वायर जाओगे तो मैंने आपको बताया
कि फिर ये बी और आर यानी जैसे जैसे आप वाइड से दूर जाते जाओगे, अब मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप बनेगा, और इन्वर्स रिलेशनशिप का ग्राफ जो है वो हाइपरबोलिक बनता है। तो ये मैंने आपका बी का ग्राफ बना के दिया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। होपफुली ये आपको कहानी समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया कि टेक्निकल चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला जो भी हम चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चन भी ले रहे होंगे। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी और आंसर करने की प्लीज़ कोशिश करें, ताकि आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो सीख तो रहे हैं लेकिन वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना भी सीखें ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। आपको दो डायग्राम्स जो हैं वो दे रखी हैं, फिगर 1 और फिगर 2, और आपको बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जैसे अल्फ़ा में लिखा है फिगर 1 रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिगर 2 रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिगर 1 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक, यानी वो आपको ढूंढना है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी। स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता के आया कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ना, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया कि दे ऑलवेज फॉलो द क्लोज सर्कुलर पाथ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे फॉलो एक्चुअली क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में हमेशा मूव कर रही होती हैं। ठीक है, क्लोज सर्कुलर पाथ में लिखने वाला हूँ तो ये क्लोज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ऐसा नहीं है। वो क्लोज पाथ में नहीं होती, वो तो आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले मैं चाहूँगा आपको फिगर नंबर 2 बताऊँ। बेटे मान लो ये हमारा जो है, अगर इसका मैं पेन का साइज़ थोड़ा बढ़ा लूँ तो मान लो ये हमारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब हो क्या रहा है, देखो एक लाइन जा रही है जा रही है जा रही है और जा रही है, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गई है, वापस नहीं आ रही। बेटे एरो आपको बता रहा है कि वापस नहीं आई। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बेटे ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप में नहीं मूव करती, तो ये क्लोज लूप नहीं बना हुआ मेरा बेटा, नेगेटिव पे जाके खत्म हो रही है, वापस नहीं आ रही। तो ये जो फिगर नंबर 2 है ना, डेफिनेटली ये कुछ और नहीं है। जो फिगर नंबर 2 है बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है किसका भला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है। अब फिगर नंबर 1 जो है, जो पहली डायग्राम बनी हुई है बच्चों, वो जो डायग्राम है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है, जो फर्स्ट वाली डायग्राम है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। सर आपको कैसे पता चला कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, मतलब ये क्लोज लूप में मूव कर रही हैं। मतलब अगर आप एरोज देखो तो एरोज आपको सारी कहानी बता रहे हैं कि भाई ये लाइन जा रही है, लाइक जा रही है जा रही है जा रही है, ख़त्म नहीं हुई। फिर ये वाला एरो आपको बता रहा है कि ये वापस इनिशियल पॉइंट की तरफ आ भी रही है। तो लिहाजा जो फिगर नंबर 1 है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिगर नंबर 2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा अभी के लिए जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फ़ा बनेगा कि फिगर 1 जो है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और जो फिगर 2 है उसके बारे में उसको लिखना चाहिए था कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी अल्फ़ा राइट ऑप्शन बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें बढ़ना है कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ कि कभी कभार आपको पूछेगा कि भाई इतना करंट गुजर रहा है, इतने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। तो बच्चों जब भी किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगाना पड़े तो पहले तो फॉर्मूला याद रखें और उसको अप्लाई करना सीखें। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होगे। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आनी चाहिए। बेटे म्यू नॉट की वैल्यू आप सब जानते हो 4π मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। डाटा के अंदर देखें जो करंट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, वो 2 एम्पेयर दे रखी है। ठीक है, ओवर में क्या रहा बच्चों 2π रहा, और आर है डिस्टेंस, और हम कितने डिस्टेंस पे पता लगा रहे हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर 10 ऐसे लिखा और सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2। लें जी, यहाँ हमने वैल्यूज पुट की हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आसान हैं। ये पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये 2 और 2 भी क्या हो जाएंगे, ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो जैसे आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो ऊपर जो हमारी वैल्यू बच रही है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। हमारी जो वैल्यू बची है बच्चों, ऊपर क्या बची है 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, और जल्दी देखें डिनोमिनेटर में 10 की पावर +1 और 10 की पावर -2। तो बोलो कितना बचा, 10 की पावर -1 बचा। अब इसको ऊपर ले जाएं, जैसे ही ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 और प्लस का 1, तो ये आपका आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6,
और जब आप सारी चीज़ें ऐसे यूनिट में पुट करोगे तो आपकी जो बी की वैल्यू है वो भी ऐसा यूनिट यानी टेस्ला में आ जाएगी। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ टेस्ला। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहने वाला है चार्ली। ठीक है जी, आसान है बच्चों, कैलकुलेशन सीखें। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे दो और क्वेश्चन लेके आया, इन दोनों क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभार मैग्नेटिक फील्ड के कुछ और यूनिट्स भी गिवन हो सकते हैं। जैसे यहाँ गॉस दे रखे हैं, तो अब आपको एक तो कैलकुलेशन सीखनी है और दूसरा आपको यूनिट कन्वर्जन जो है वो सीखना है, ताकि तमाम पॉसिबल टाइप के जो हैं वो हमारे जो है वो नज़र से गुजर जाएँ क्वेश्चंस, ताकि हम चीज़ों को बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकें। अब कहानी वही है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें से 16 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, और हम उस वायर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या पता लगाना चाह रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। भाई सही है, मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है तो B इज इक्वल्स टू, जब भी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजरता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I ओवर 2πr। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दें 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। करंट कितना है? 16 एम्पेयर। ओवर में क्या लिखा? 2π, और R की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन से नहीं भागना, मैं इस वजह से कैलकुलेशंस करके दे रहा होता हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाएं और वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करें कि भाई हम कैलकुलेशन जो हैं वो कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये पाई वाली टर्म और पाई वाली टर्म जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? कैंसल्ड आउट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ऊपर वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, कटिंग बाकी हम नहीं कर रहे। जल्दी देखो, 16 को और जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 64, और साथ में 10 की पावर देखें, बोलो -7। ओवर में देखो 10 की पावर -2 तो है, लेकिन जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 10 और आ जाएगा। एक तो 10 की पावर -2 है और एक और 10 आएगा, यानी नीचे दो फैक्टर्स आ रहे हैं। एक 10 आ रहा है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से, और एक आ रहा है 10 की पावर -2 आ रहा है मेरा बेटा। तो अब देखें, ये आपका बना 64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7। ओवर में 10 की पावर बोलो कितना बचा? -1 है ना, क्योंकि +1 और -2 -1 बचेगा। स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है? इस -1 को ऊपर ले जाए तो ये आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, बोलो कितना हो जाएगा? -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो -6 टेस्ला आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सारे आंसर गॉस में दे रखे हैं। तो अब टेस्ला को सर गॉस में कैसे कन्वर्ट करना है? ठीक है, वैसे मैं यूनिट कन्वर्जन आपको बताऊंगा आगे चल के। तो एक चीज़ याद कर लें कि जो 1 टेस्ला होता है बच्चों, जो 1 टेस्ला होता है वो 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। जो टेस्ला है वो बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो एक काम करो, जहाँ 1 टेस्ला आ रहा है बच्चों वहाँ पे लिख दो क्या भला। अब मैं इसी को मॉडिफाई करके लिखने वाला हूँ। तो हमारा आंसर आया था 64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, और 1 टेस्ला की जगह आपने क्या लिखा? 10 की पावर 4 गॉस लिखा। तो जब आप इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 गॉस। तो देखें, सम टाइम यू पीपल विल रिक्वायर टू कन्वर्ट द टेस्ला इनटू गॉस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेस्ला को गॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन है और यूनिट कन्वर्जन है, क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं ताकि आप यूनिट कन्वर्जन्स को आसानी जो है वो सॉल्व कर सको। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब अगला सवाल देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर वेरीज एज। अब बच्चे कह रहे हैं सर आपने 2 बताया था कि इन साइड जो होता है वो डायरेक्ट होता है और आउटसाइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का इन्वर्स होता है। अब ये तो बताया नहीं इन साइड या आउटसाइड। बेटे जब भी हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो फॉर्मूले के अंदर जो हम डिस्टेंस कंसिडर कर रहे होते हैं ना, ये वाला R मैंने बताया था, ये होता है डिस्टेंस आउटसाइड द वायर। और हमने पढ़ा था कि भाई आउटसाइड द वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों का क्या रिलेशनशिप है बच्चों? इन्वर्स है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप के लिए जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो चार्ली बन रहा है। तो लें जी बच्चों, ये बड़ी सिंपल बातें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता तो दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना प्रोड्यूस होगा, वो तो हम सीख रहे हैं। लेकिन कभी कभार जो सवालात रहते हैं बच्चों वो रहते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। यानी आपको पूछा जाता है कि भाई ऐसा करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। तो बेटे अगर आप इस स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना चाहते हो तो स्टूडेंट्स वी विल बी लर्निंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, भाई राइट हैंड ग्रिप रूल को सीखते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले क्या करना है,
आपने उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करना है। एक्चुअली नहीं, मतलब कोई करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में मत ग्रैस्प कर लीजिएगा, आप हंसना शुरू कर देंगे मेरा बेटा, ऐसा नहीं करना। अब मतलब आपको थोड़ा समझाता हूँ कि क्या करना है, थोड़ा आपके साथ हम आपको कन्वीनियंटली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो बच्चों, ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और ये जो पर्पल कलर का जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये इस कंडक्टर से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और करंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कन्वेंशनल करंट को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रैस्प करना है। राइट हैंड में ग्रैस्प करने के बाद बच्चों आपने अगला काम ये करना है कि ग्रैस्प ऐसे करना है कि जो आपका थंब होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ क्या भला, कन्वेंशनल करंट। बच्चों जो आपका थंब होना चाहिए दैट मस्ट बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी आपने इसको हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना है। लेकिन ध्यान में रखिएगा पर्टिकुलरली कौन सा करंट भला, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में रखना है, पहली बात। और ऐसा करते वक्त जिधर भी, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने थंब रख लिया करंट की डायरेक्शन में और राइट हैंड में ग्रैस्प किया, फिर आपने फिंगर्स की कर्ल देखना है बच्चों, कर्ल ऑफ द फिंगर्स देखना है। तो जो भी कर्ल ऑफ द फिंगर्स हैं बच्चों वो आपको बताएंगी क्या भला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको फौरी बता देगी कि भाई इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना है, ठीक है। तो फिंगर्स को कर्ल करोगे, यानी थंब कंडक्टर को ग्रैस्प करोगे राइट हैंड में, थंब को पॉइंट करोगे किस डायरेक्शन में, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में। और ऐसा करते वक्त जिधर आपके राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करें वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। सर सही है, थोड़ा समझ आ गया, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो जब तक नहीं समझ आएगा। तो मैंने आपको बोला कि हम आपको इंशाल्लाह सिखा के छोड़ेंगे मेरा बेटा। तो ये आपके सामने एक वायर बनी हुई है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, क्लोज सर्किट है, डेफिनेटली करंट गुजर रहा होगा। करंट गुजर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। सवाल ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले यू विल हैव टू फॉलो द कन्वेंशनल करंट। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से करंट निकलेगा नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी करंट ऐसे अपवर्ड फ्लो करेगा। प्लीज़ पॉज करें और इसको खुद सॉल्व करें। अब इसको अपने राइट हैंड में, अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो तो मोबाइल स्क्रीन में इसको ज़रा अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करें और थंब को रखें मेरा बेटा किधर भला, करंट की डायरेक्शन में। ऐसा थंब ऐसे आपका ऊपर को आ रहा होगा। तो अब ज़रा फिंगर्स को कर्ल करके देखें, ज़रा मैं भी ये बोलते हुए कर्ल कर रहा हूँ और आप भी मेरी बात को सुनते हुए कर्ल करें। तो जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो यू पीपल विल बी सीइंग कि भाई जो हमारी करंट की डायरेक्शन बन रही है वो कुछ इधर को आ रही है फिंगर्स, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में मूव करती हैं बच्चों, हमेशा क्लोज लूप में। ये डायरेक्शन बच्चों खुद देख के बताओ कि ये क्या बन रही है। ये मुझे लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। यानी मैंने वही राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ किया। ग्रिप रूल में हम लोग क्या कर रहे होते थे, हम जो राइट हैंड यानी कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रैस्प किया है, ग्रैस्प करते वक्त जो थंब है वो हमने किस डायरेक्शन में पॉइंट किया है, कन्वेंशनल करंट। करंट अगर मेंशन नहीं है तो हमने कन्वेंशनल के हिसाब से ही जा रहे हैं मेरा बेटा। और ऐसा करते वक्त जो हमारा कर्ल ऑफ फिंगर्स है, जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो आपको बता रहा है क्या भला, डायरेक्शन ऑफ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। और अभी हमने राइट हैंड रूल यूज़ करके डायरेक्शन पता लगाई, तो हमारी ये जो डायरेक्शन आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करेगा। तो सिंपल है, आपने अप्लाई करके भी देख लिया, लेकिन हम इसको भी मज़ीद अच्छे तरीके से समझेंगे। चलें बच्चों, देखें मैंने एक अच्छा सा टेक्निकल क्वेश्चन लाए हम आपके लिए। अ वर्टिकल वायर कैरीज एन इलेक्ट्रॉनिक करंट इनटू द पेज। ओहो काम खराब हो गया मेरा बेटा। सवाल को समझते हैं। ये सेंटर में उसने एक कंडक्टिंग वायर बना रखी है और उसने आपको बताया, भाई सवाल को ध्यान से पढ़ना है, करंट मत पढ़ लीजिएगा। उसने बड़ा क्लियरली वो आपको चीख चीख के बोल रहा है कि आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बोल रहा है भाई इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो इनटू द पेज है। तो क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक करंट को देखना है? नहीं सर, हमें तो कन्वेंशनल करंट को देखना है। तो बच्चों जल्दी बताओ, अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट इनटू द पेज है तो जो कन्वेंशनल करंट होगा वो किधर होगा? यानी करंट हमें पता चल गया कि करंट कैसे है, आउट ऑफ द पेज है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो नहीं करना,
हमें तो कन्वेंशनल करंट को फॉलो करना है मेरा बेटा। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट इनटू द पेज है, जो कि आपको डायग्राम में दिखा रखा था, लेकिन आई एम नॉट प्लॉटिंग द इलेक्ट्रॉनिक करंट, आई एम प्लॉटिंग द कन्वेंशनल करंट जो आउट ऑफ द पेज बनेगा। अब क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बेटा अगर आप ध्यान करो, यहाँ पे उसने एक पॉइंट लेबल कर रखा है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, पी। वो बोल रहा है इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। भाई तरीकाकार क्या है, आपने सबसे पहले थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में। बेटे सारे बच्चे अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देखें। अब मैं वीडियो तो नहीं, आपको मेरा हाथ नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप इसको अप्लाई करें मेरा बेटा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन में क्या करें, पॉइंट करें और थंब ऐसे बाहर की तरफ आना चाहिए, यानी आपके मोबाइल स्क्रीन से बाहर पॉइंट करना चाहिए। और ऐसा करते वक्त जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, बेटे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, मेरी जो फिंगर की कर्ल है वो तो मुझे लग रहा है कि भाई वो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, शायद आपका भी ऐसा होगा। दोबारा अप्लाई करें बेटे, मोबाइल स्क्रीन से फिंगर्स को बाहर यानी थंब को बाहर की तरफ पॉइंट करें और बाहर की तरफ पॉइंट करके फिंगर्स को कर्ल करें। तो जैसे ही हम फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं मेरा बेटा, तो जो डायरेक्शन बन रही है वो कुछ ये वाली बन रही है, जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। भाई डायरेक्शन जो है वो कुछ ये वाली बन रही है, सर्कुलर होगा तो डायरेक्शन जो है वो ये वाली आपके सामने जो है वो बन रही होगी मेरा बेटा। तो बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो बन रही है। वो आपको पॉइंट पी पे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटे पॉइंट पी के ऊपर देखें ज़रा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर को आ रहा है। पॉइंट पी से जब आगे जा रहे हैं तो हम किधर को जा रहे हैं बताओ, हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना। पॉइंट पी के ऊपर हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉइंट पी पे जब हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आगे ईस्ट की तरफ है मेरा बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ईस्ट रहेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात। एक तो ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात नहीं करनी, वी विल हैव टू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट। उसके हिसाब से फिर राइट हैंड रूल आपने यूज़ कर लिया कि करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करना है और फिंगर्स को कर्ल करके आपने डायरेक्शन जो है वो पता लगा लेनी है। ठीक है जी, ओके बच्चों। अब यहाँ पे भी कुछ मसाइल हैं, मतलब एक और इसमें जो है वो टेक्निकल पोर्शन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको दो अलग अलग मेथड जो हैं वो बताऊंगा कि हम उसको कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में दो अलग अलग बातें हैं। नंबर एक में है हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर टॉप व्यू ले ले, और नंबर दो में बच्चों अगर वो आपसे बॉटम व्यू ले ले, तो आपने किस तरह से अप्रोच करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स रुकिएगा प्लीज़, हम थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस है उसको हम रिमूव करने के बाद फिर चलते हैं। ठीक है, मैं ज़रा ब्लूटूथ ऑफ़ कर दूं, हेडफोन जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से हमें डबलिंग साउंड आ रही है। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, हम यहीं से वापस आएंगे मेरा बेटा। अच्छा जब तक मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम लोग बात करने वाले थे, चलें हम इसको ऑफ़ करके लें जी, हमारी बात बन गई है। अच्छा बच्चों, बाद का प्रॉब्लम ये होता है कि हमें टॉप और बॉटम व्यू पूछ रहा होता है कि टॉप व्यू से देखें तो क्या डायरेक्शन होगी और बॉटम व्यू से पूछें तो क्या डायरेक्शन होगी। अच्छा मैं पहले एक तरीका बताता हूँ। अगर तो टॉप व्यू से पूछे तो बच्चों आपने आंसर वही करना है जो किसने बताया था, सेम एज राइट हैंड ग्रिप रूल, जो अभी आप सीख के आए हो। ठीक है, मैं पहले एक दफ़ा बता दूं फिर मैं अप्लाई करके बताता हूँ। लेकिन अगर वो बॉटम से पूछे मेरा बेटा, तो अगर वो बॉटम से पूछे तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, चूज़ आंसर। और कौन सा आंसर चूज़ करना है, ऑपोजिट टू राइट हैंड ग्रिप रूल। अगर वो बॉटम से पूछे तो फिर आपने जो राइट हैंड ग्रिप रूल है उसका ऑपोजिट आंसर चूज़ करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ मेरा बेटा। लेट्स सपोज मेरा बेटा दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे अपवर्ड फ्लो करेगा। अच्छा पहले तो राइट हैंड रूल लगाएं मेरा बेटा, जल्दी सारे बच्चे अप्लाई करें ज़रा। थंब रखें बेटे करंट की डायरेक्शन में, मैं रख रहा हूँ और आप भी रख के देखें। फिंगर्स को कर्ल करें, जैसे ही आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो बच्चों मेरी जो फिंगर्स आ रही हैं जो मैं यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, आप भी करके देखें। करंट की डायरेक्शन में थंब रख के फिंगर्स को कर्ल करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी मतलब हमारा राइट हैंड रूल हमें आंसर क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने बोला आपको वो टॉप व्यू पूछे, अगर वो आपको टॉप व्यू से पूछे कि भाई डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने बोला आंसर वही करना है जो किसने बताया था, राइट हैंड रूल ने। क्या बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर वो बोलता कि भाई जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ बॉटम साइड पे है, ऑब्जर्वर जो है
वो यहाँ बॉटम साइड से है, यहाँ से देख रहे हैं, तो तब करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर वो बॉटम से पूछे तो जो भी राइट हैंड रूल आया उसका ऑपोजिट चूज़ करना है। देखो राइट हैंड रूल क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर आप बॉटम व्यू से देखेंगे तो आपका आंसर आएगा क्लॉकवाइज। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों, पहले तो ये सीख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि अगर ये भूल जाए या अगर आप सोचना चाह रहे हो कि सर ऐसा क्यों है, तो इसको हम सीखते हैं। लेकिन टॉप व्यू लेगा तो सेम वही आंसर करना है जो राइट हैंड रूल वाला है, लेकिन अगर बॉटम व्यू लेगा तो बच्चों आपने आंसर जो करना है वो राइट हैंड रूल का ऑपोजिट वाला आंसर करना है। ठीक है, क्यों? दो अगली स्लाइड में जाके सीख रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ में अगर हम सीखेंगे, अगर हम ये सारी कहानी भूल जाए, सर याद ही ना रहे, पता नहीं टॉप से वो आंसर करना था, पता नहीं बॉटम से करना था, तो आपने क्या करना है वो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ। बच्चों लेट्स अज्यूम यू पीपल हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अभी भूल गया सब, सर ने जो बताया था अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी ऐसा करो सर कोई और तरीका बताओ जिससे आसानी हो जाए हमारे लिए। तो बच्चों आइए आपके लिए आसानी पैदा करते हैं। ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। परेशान नहीं होना, कन्वेंशनल करंट बनाना है बच्चों, कन्वेंशनल करंट बनाना है। तो आपको पता है कन्वेंशनल करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, यानी यहाँ से करंट ऐसे एंटर हो रहा है मेरा बेटा, और वायर में से गुजरते गुजरते यहाँ से निकल के बैटरी में चला जाएगा। क्या करंट की डायरेक्शन में सही बना रहा हूँ? देखें सारे बच्चे, भाई सही है सर, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यही बनेगी। अच्छा अब एक काम करें, टॉप व्यू बना लें। मैं आपको टॉप व्यू बना के बताता हूँ। बेटे टॉप को देखो सारे बच्चे, टॉप व्यू को देखो, वहाँ से बोलो करंट आउट हो रहा है कि इन हो रहा है। बेटे बॉटम से इन हो रहा है, बॉटम से करंट इन हो रहा है, टॉप से आउट हो रहा है। यानी अगर मैं टॉप वाला क्रॉस सेक्शन आपके लिए बनाऊँ, ये लें, ये मैं आपके लिए टॉप व्यू बना रहा हूँ, मतलब ये समझ लो ये वायर का जो टॉप वाला पोर्शन है वो है, ठीक है, वायर क्रॉस सेक्शनल ऐसे सर्कुलर वायर है ना, तो ये ऊपर वाला, वहाँ से करंट हो रहा है आउट। बेटे मैं आपको करंट की डायरेक्शन बनाने लगा हूँ आउट ऑफ द पेज। ये डॉट लगा हुआ है, डॉट ये बता रहा है कि करंट जो है वो इस वायर से बाहर की तरफ आ रहा है। बेटे ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाली साइड से करंट बाहर आ रहा है, तो मैंने ऊपर वाला टॉप व्यू बनाया आपके लिए कि वायर से करंट बाहर आ रहा है। अब सारे बच्चे जल्दी करें वही काम, करंट की डायरेक्शन में थंब रखें, रख के देखो बेटे मोबाइल स्क्रीन से बाहर की तरफ आपका थंब आएगा, और फिंगर्स को कर्ल करो ज़रा, राइट हैंड की फिंगर्स को जैसे ही कर्ल करोगे तो देखो जो आपका आंसर आ रहा है बच्चों, बोलो वो क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और देखो राइट हैंड रूल भी एंटी क्लॉकवाइज बताता है, तो मेरी कहानी वही है। लेकिन अगर बॉटम व्यू लें बच्चों, अगर हम बॉटम व्यू लें, तो अगर मैं ये बॉटम का क्रॉस सेक्शन आपके लिए बनाऊं, तो मुझे डायग्राम में देख के बताओ कि बॉटम से करंट इन हो रहा है या आउट हो रहा है। बेटे बॉटम से तो करंट एंटर हो रहा है, यानी बॉटम वाली साइड से जो करंट की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है। जब आप बॉटम से देखेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो इनटू द पेज आएगी। अब सारे बच्चे अपने राइट हैंड के थंब को ज़रा मोबाइल स्क्रीन की इनटू द पेज यानी उसके अंदर की तरफ रखें और फिंगर्स को कर्ल करें। मैं कर भी रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा बेटा जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपके जो राइट हैंड का थंब वो होगा करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स आएंगी वो क्लॉकवाइज आएंगी। देखो बॉटम साइड से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आ रही है, टॉप से देख रहे हैं तो और आ रही है। याद रखो टॉप से वही आंसर करना है जो कौन करेगा, राइट हैंड रूल, और बॉटम से कौन सा आंसर करना है, ऑपोजिट टू राइट हैंड रूल। और अगर भूल जाए तो बच्चों मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि आपने कैसे ये सारा सॉल्व करना है। बोलो बेटा समझ आ गई बात, ज़्यादा मुश्किल कहानी है नहीं। होपफुली ये आपको बात जो है वो समझ आ रही है। कुछ और क्वेश्चन लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा जस्टिफिकेशन मिलेगा हमें बच्चों। ओके बढ़ते हैं चंद एक सवालात की तरफ, और सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है उसको ज़हन में रखते हुए प्लीज़ आप इसको पॉज करने के बाद खुद आंसर करें। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। अच्छा ये ना MD कैट पास पेपर में क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो 2017 में। उसने करंट बनाया हुआ था और बच्चों ने फौरी उसको गलत कर लिया। मैंने करंट नहीं बनाया लेकिन मैं बना देता हूँ। मतलब यहाँ उसने वायर के अंदर जो है वो करंट बना रखा था और करंट ऐसे बना रखा था, ठीक है। करंट बना के उसने पूछा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स व्हेन सीन बिलो। बोल रहा है अगर हम नीचे से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखें शुरू में ही एक मुश्किल क्वेश्चन आपको मैंने डाल दिया कि भाई अच्छा। बच्चे ने क्या किया, बच्चों ने कहा कि सर करंट को देखते हुए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, और वो सारी कहानी आपने। लेकिन बच्चों एक गलती आप कर रहे हो और आप सुन नहीं रहे बात को। वो आपको बार बार चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा ना देखना होता है, हमने तो
कन्वेंशनल देखना होता है ना मेरा बेटा। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो अपवर्ड थोड़ा ना बनेगा। कन्वेंशनल करंट तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करवाना है। तो हमारा जो कन्वेंशनल करंट बनेगा बच्चों, करंट की डायरेक्शन को ठीक कर लें। जो कन्वेंशनल करंट है हमने इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से नहीं देखना, कन्वेंशनल के हिसाब से देखना है। बोलो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। अब सारे बच्चे राइट हैंड रूल यूज़ करें, जल्दी करें, थंब को डाउनवर्ड रख के राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें। तो जैसे ही आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये डायरेक्शन जो है वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। बच्चों देखो राइट हैंड रूल क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज बता रहा है। थंब को रखें नीचे और फिंगर्स को कर्ल करें तो क्लॉकवाइज आएगा मेरा बेटा। लेकिन अभी देखना है टॉप से देख रहे हैं या बॉटम से, तो वो बोल रहे बिलो द कंडक्टर, बॉटम से देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बॉटम साइड से देखोगे, मैं आपको दोनों तरीकों से समझाता हूँ बच्चों। अगर आप बॉटम साइड से देखोगे तो बॉटम साइड से जो आपने आंसर चूज़ करना होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने ऑपोजिट चूज़ करना है। किसका भला, जो भी राइट हैंड रूल ने आपको आंसर दिया उसका उल्ट जो है वो चूज़ करना है। सर ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। तो अगर मैं उल्ट चूज़ करूँगा तो बच्चों अभी ये राइट हैंड रूल क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए दैट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लेते हैं कि आपको ये सारी कहानी भूल चुकी थी, मतलब आपको नहीं याद कि टॉप से वो करना था कि बॉटम से। बेटे मैंने बताया था फिर एक और तरीका सीखो। वो तरीका क्या था, करंट देखो कहाँ से इन हो रहा है कहाँ से आउट हो रहा है। बेटे टॉप से करंट इन हो रहा है, ऐसा ही है ना, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ऊपर लगा हुआ है। और बॉटम से करंट आउट हो रहा है, बॉटम से करंट निकल रहा है बाहर को, है ना, फिर ही ऐसे आएगा। तो बेटे अगर आप बॉटम का क्रॉस सेक्शन बनाएं, अगर आप बॉटम का क्रॉस सेक्शन बनाएं तो बॉटम वाली साइड से बच्चों जो करंट है, जल्दी बोलो वो किधर है, आउट ऑफ द पेज है। ये मैंने आपके लिए करंट की डायरेक्शन बना दिया आउट ऑफ द पेज। और अब फिंगर्स को कर्ल करो बेटे। जो ही आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो जो आपकी डायरेक्शन बनेगी, अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो देखिए दोनों तरीकों से बता दिया। एक तो ध्यान रखो इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाए तो तब आपने कैसे सोचना है, कन्वेंशनल पहले बना लेना है, फिर आपने देखना है टॉप व्यू है या बॉटम है। टॉप है तो सेम वही आंसर करना है जो राइट हैंड रूल दे रहा है, और बॉटम व्यू का आंसर जो होगा वो राइट हैंड रूल से ऑपोजिट करोगे। और अगर भूल जाए तो मैंने बोला क्रॉस सेक्शन बना के। बच्चों उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप जाके देखेंगे चैनल पे, आपको प्रीवियस 15 इयर्स की पास पेपर की वीडियोस मिलेंगी जो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं मेरा बेटा। तो आप लाजमी तौर पे प्ले लिस्ट में जाके एम डी कैट पास पेपर की वीडियोस को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट एम डी कैट के तमाम लेक्चर्स तमाम टॉपिक्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, जो कुछ रहते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं मेरा बेटा। तो वो आपको अवेलेबल हैं। आप तमाम, अगर आप एम डी कैट के लिए, ई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको बहुत अच्छा बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और चैनल पे आप ऑलरेडी भी जो है वो रजिस्टर कर चुके हो तो सब्सक्राइब कर ले मेरा बेटा, और अच्छा सा कमेंट जो है वो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं आगे बच्चों एक और कहानी के साथ। मैंने कहा मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ लेके जाता रहूँगा। बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और आया, अ केबल कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर। इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको ना सिर्फ कैलकुलेशन बल्कि डायरेक्शन दोनों इकट्ठा, यानी कभी कभार ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें ना सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता लगाना होगा बल्कि डायरेक्शन भी पता लगानी होगी। तो यहाँ उसने बताया कि एक वायर है, करंट कितना कैरी कर रही है, 4 एम्पेयर का करंट कैरी कर रही है बच्चों। ठीक है, रुकिएगा ज़रा, 4 एम्पेयर का करंट कैरी कर रही है। डायरेक्शन भी बताइए, इसको छोड़ें बाद में देखते हैं। और आपने क्या पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे। सो यू नीड नॉट टू वरी कि जब भी स्ट्रेट वायर में से करंट गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बल्कि इसको थोड़ा इधर लिख लें क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बनाना है। तो चले मैं लिखता हूँ B इज इक्वल्स टू, बच्चों याद कर लो, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। वैल्यूज़ पुट करने का टाइम, म्यू नॉट की वैल्यू 4π मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। करंट बता रखा बच्चों 4 एम्पेयर, देखें डाटा में पहली लाइन में लिखा हुआ है। और ओवर में क्या आ रहा है, 2πr, आर है डिस्टेंस और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। 10 लिखा और सेंटी की जगह 10 की पावर -2 लिख दिया। अब बच्चों आसान है मेरा बेटा, ये देखो 2π, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 2 आ जाएगा। अब ऊपर देखें क्या आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। 4 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोलो कितना होगा, 8। ऊपर बताओ 10 की पावर कितनी आई,
-7 और डिनोमिनेटर में सब कट कटा गया है। एक 10 की पावर +1 बची है और एक -2, तो आपका नीचे बचेगा 10 की पावर -1। बच्चों इसको ऊपर ले जाएं, सब ने ऊपर जाना है, इसको भी ऊपर ले जाएं। तो भाई जैसे ही ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -7 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 टेस्ला। अब एक प्रॉब्लम है, हमारे बीटा ऑप्शन में भी यही लिख रखा है और डेल्टा में भी यही लिख रखा है। सर अब क्या करें? अब भाई डायरेक्शन भी तो पूछ रहा है ना, सिर्फ वैल्यू नहीं पूछ रहा। तो आइए डायरेक्शन की खोज लगाते हैं। बेटे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की कहानी चल रही है, तो हमेशा बना लें एक दफ़ा, हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना लिया करें मेरा बेटा। तो ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ बेस्ट। तो भाई नहीं है, भाई हमें होम इज़ बेस्ट की तरफ तो नहीं जाना। मैं खुद कहीं जो है वो हॉस्टल में बैठा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा बेटा। तो अभी होम इज़ द बेस्ट की तरफ तो जाएंगे, हमें घर की याद सताएगी। तो ईस्ट वेस्ट बच्चों यहाँ बनाओ नॉर्थ और यहाँ बनाओ साउथ। ठीक है सर बन गया। अब अगली बात करो बेटे, वो क्या बोल रहा है, जो करंट है वो किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। बेटे एक बात सुन लो, अपने पल्ले बांध लो, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ आ जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लोगे, कभी गलती नहीं करोगे। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ आ जाए तो तब वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होगा इनवर्ड, जिसे इनटू कहते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होगा आउटवर्ड। तो इसका मतलब है करंट डाउनवर्ड का मतलब इनवर्ड है। आप ये समझ लें कि जो वायर है, मतलब लेट्स सपोज मैंने वो वायर यहाँ रख रखी है और इस वायर में जो करंट है बच्चों वो इनवर्ड है, यानी ये मैंने डॉट लगा लिया, अंदर की तरफ है। जल्दी सारे बच्चे और अभी हमें जाना कहाँ पे, साउथ पे। अभी हमने जो पॉइंट लिया हुआ है ना, मतलब हम इस वायर से 10 सेंटीमीटर दूर गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं, साउथ पे। मतलब ये मान लो मेरा एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर मैंने करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है। ठीक है, मैंने साउथ डायरेक्शन में जाके पता लगाना है। बेटे सारे बच्चे अपने राइट हैंड की फिंगर्स देखो ज़रा, अपने फ़ोन से बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज है ना करंट, तो फिंगर बाहर की तरफ कर्ल करो। जैसे फिंगर बाहर की तरफ कर्ल करके सॉरी थंब बाहर की तरफ कर्ल करके आप फिंगर्स को रोटेट करोगे ना, तो रोटेशन कुछ ये बनेगी मेरा बेटा, चेक कर लें। जो रोटेशन है वो कुछ ये बनेगी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज टाइप बनेगी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी मेरा बेटा, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें कहाँ पे चेक करना है, पॉइंट पी पे। तो जब मैं पॉइंट पी के ऊपर एरो देखूंगा ना, तो मेरा एरो जो है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 तो आएगा, लेकिन वो वेस्ट में नहीं होगा, वो किस में होगा, ईस्ट में होगा। तो देखें बच्चों, हम सीख रहे हैं कि कभी कभार डायग्राम भी नहीं दी होगी, आपको मौके की मुनासबत से खुद डायग्राम बनाना पड़ेगी और बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई ये बात। बढ़ते हैं कहानी में आगे। सर एक एक वायर की तो बहुत बात कर ली, अब ऐसा करो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल वायर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी तो फिर हम लोग जो है वो किस तरह से स्टोरी जो है वो चला रहे होंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, अगर मल्टीपल वायर्स आ जाएं तो हमारी अप्रोच जो है वो क्या रहेगी, वो सीखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों अगर 2 वायर्स करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रही होंगी तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वीडियो के लेंथी होने से मत घबराइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं, ताकि सिर्फ सीख ही ना रहे हो मेरा बेटा, अप्लाई भी कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस भी मिल रही हो, ताकि आप हर चीज़ को सीखें। बार बार ये ना हो कि सिर्फ वीडियो का एक पार्ट देख लें और फिर सवालों को सॉल्व करें, फिर दिक्कत हो। हम चाह रहे हैं हम आपको परेशानी से बचाएं। सो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप बाज़ जगह में पैसा तो लगा रहे होते हो अकेडमीज़ में जाके, लेकिन देखें ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है मेरा बेटा। और दूसरा फिर आपको क्या करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है। एक दफ़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लें इसके साथ, तो वंस यू हैव स्पेंड अ गुड टाइम, तो क्या होगा मेरा बेटा, आपको फिर सवाल सारे तकरीबन सॉल्व कर पा रहे होगे। बच्चों मैं एक बात कर रहा हूँ, सुने, अभी मजीद वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हम लोग। 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा अगर 2 वायर्स करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रही होंगी तो अट्रैक्ट करेंगी। लेट्स सपोज इस वायर का नाम हम रखते हैं ए और ये वाली वायर का नाम है बी। अब देखते हैं सर ये क्यों अट्रैक्ट करेंगी ये, और मेरा बेटा कभी कभार वो पूछेगा कहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ वीक होगा, ये भी बताओ। अच्छा पहले एक काम करो सारे बच्चे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों अट्रैक्ट करेंगी। बेटे वायर जो ए है ना उस पर लगाओ, जिसको क्या कहते हैं
राइट हैंड ग्रिप रूल। जल्दी करो सारे बच्चे, थंब रखो करंट की डायरेक्शन में ऐसे अपवर्ड और फिंगर्स को कर्ल करो। तो मैं फिंगर्स को कर्ल करने वाला हूँ, थंब को अपवर्ड रख के। मैं जैसे ही फिंगर्स को कर्ल करूँगा तो मेरा बेटा देखें ज़रा सारे बच्चे, मुझे ये बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। सही है, इस ऑरेंज वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। और बच्चों ये जो ग्रीन वाली वायर है जो राइट साइड पे पड़ी हुई है, बी वाली वायर, इसका कैसा होगा? इसका भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। सर बिल्कुल सही है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। आइए बनाते हैं इसका भी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड। ये लें एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ये और यहाँ से इस डायरेक्शन में। अब बच्चों ध्यान करो और ध्यान से मेरी बात सुनो कि वायर के जो सेंट्रल रीजन है, ये वायर्स के जो बीच वाला रीजन है, सेंट्रल को छोड़ें, जो वायर का बीच वाला रीजन है जिसको मैं ये मार्क कर रहा हूँ बेटे, इस रीजन के अंदर यू पीपल कैन सी कि भाई जो दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बच्चों वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वो एक दूसरे के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। पहली बात तो सुने, यहाँ दोनों मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला किस डायरेक्शन में हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो बच्चों ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कम कर देंगे, यानी सेंटर में आपको जो बी मिलेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कंपैरेटिवली वीक मिलेगा। भाई क्यों वीक हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को अपोज कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। क्या मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स कि जो बाहर वाली साइड है, बोलो यहाँ इसको कोई अपोज कर रहा है? नहीं, यहाँ पे बेचारा अकेला है, कोई भी नहीं अपोज कर रहा। बोलो यहाँ कोई अपोज कर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली जब हम बाहर वाली साइड पे जाएंगे तो हमें कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि अंदर तो ऑपोजिशन है बाहर नहीं है। तो यहाँ भी बी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और यू ऑल नो कि माइट इज़ राइट, हमेशा ताकतवर जो है वो कमज़ोर को दबाता है। तो मेरा बेटा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ फोर्स लगेगी, तो जिसकी वजह से ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होंगी तो वो एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करेंगी, ये मैंने बताया। अब सवाल एमडी कैट पास पेपर में किस तरह के रहे, एक सवाल मैंने रखा भी हुआ है बेटे, बताता हूँ। उसने इन पॉइंट्स के नाम रखे हुए थे। उसने कहता ये वाला पॉइंट का नाम लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्स है, ये वाले पॉइंट का नाम वाई है, ये वाले पॉइंट का नाम जी है। आपसे वो ये भी पूछ सकता है बताओ एक्स वाई और जी में कहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग, कहाँ पे फील्ड वीक, मतलब ऐसे सवाल रहेंगे। तो एक तो आपको ये समझ आ गई कि कैसे ये दोनों अट्रैक्ट करती हैं। आपको ये समझ आ गया कि जब भी दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होंगी तो वायर के अंदर वाली साइड पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक दूसरे के इम्पैक्ट को कम कर देंगे। और बाहर वाली साइड पे बेटे कोई कम नहीं कर रहा होगा, बाहर स्ट्रांग होगा। तो ये कहानी समझ आ गई। और स्ट्रांग से वीक की तरफ फोर्स लगेगी तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर मैंने अगली बात लिखी कि अगर दो वायर्स करंट कैरी करेंगी बच्चों कैसे भला? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन की कहानी ये है कि अगर दो वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगी तो डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सर क्यों करेंगी बताओ तो सही। तो आइए बच्चों सीखते हैं, आइए बच्चों सीखते हैं। इस वायर का नाम बी रख लेते हैं, इस वायर का नाम ए, चलो कलर तो नहीं है, वाइट वाला ए वायर है। बेटे जल्दी जल्दी राइट हैंड रूल लगाओ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। बताओ ए वाली वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे मालूम करना है बच्चों? थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में। रखो, क्यों नहीं रख रहे मेरा बेटा? रखो ना, करंट को रखना है, सॉरी थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड रखो और फिंगर्स को कर्ल करो। मैं भी करने वाला हूँ, तो जैसे करूँगा तो मुझे समझ आएगा कि भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। चेक कर लें मेरा बेटा, चेक कर लें, मेरे पे ब्लेम मत करें, क्लॉकवाइज है। और ये जो लाइट ब्लू से कलर की वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो भी देख लेते हैं। बेटे थंब रखो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे थंब अपवर्ड डायरेक्शन में रख के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मालूम पड़ेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। अब मज़े की बात यह है कि सेंट्रल रीजन में दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड, स्टूडेंट देखो ज़रा, दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहे हैं? सर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे में ऐड अप हो जाएंगे, और ऐड अप हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अंदर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा।
क्या बाहर कुछ ऐड हो रहा है? क्या बाहर कुछ ऐड हो रहा है? बच्चों बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अंदर की निस्बत बाहर जो फील्ड होगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा। सर क्यों वीक होगा? क्योंकि बेटे बाहर जो है वो कुछ ऐड नहीं हो रहा, अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आके ऐड हो रहे हैं, बाहर बेचारा अकेला मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ भी कंपैरेटिवली फील्ड जो है वो वीक मिलेगा। आई मस्ट से कि माइट इज़ राइट, जो स्ट्रांग है वो वीक की तरफ फोर्स लगेगी, स्ट्रांग से वीक की तरफ। तो मेरा बेटा ये वायर्स जो हैं दे विल बी पुल्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो पुल्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब ये है कि बच्चों ये एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। एक तो ये सवाल आ सकता है कि क्यों रिपेल करेंगी, आपने कहानी अंदर की जान ली। और दूसरा सवाल बच्चों मैंने आपको बताया जो एमडी कैट पास पेपर में आया कि बताओ कहाँ पर फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, कहाँ वीक होगा। अगर मैं लेबल कर लूँ, इस पॉइंट का नाम एक्स रख लूँ, इसका नाम वाई रख लूँ, इसका जी, तो अब ऐसे क्वेश्चन आए कि एक्स वाई और जी में कहाँ स्ट्रांग होगा कहाँ वीक होगा। तो बेटे आप देख सकते हो कि वाई वाले पे कंपैरेटिवली स्ट्रांग है और एक्स और जी पे उसकी निस्बत वीक है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है सर, अब कहानी समझ आ गई। अब सर कब से बोल रहे हो? कब से बोल रहे हो भाई? दो वायर्स एक दूसरे के करीब रखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगी तो उनके बीच में होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन। सर अगर कभी उस फोर्स का कैलकुलेशंस करना पड़े, अगर कभी उस फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़े, सो डू यू हैव एनी एक्सप्रेशन? तो बच्चों है, बिल्कुल है। मैंने यहाँ पे लिख रखा फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, जो कि क्या है? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर। म्यू नॉट को मत छेड़ो, ये कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। दो चीज़ें हैं जो डिसाइड कर रही हैं कितनी फोर्स लगेगी। एक तो दोनों वायर्स में से गुजरने वाले करंट्स का प्रोडक्ट, दोनों वायर में से गुजरने वाले करंट्स का प्रोडक्ट। बेटे जितना ज़्यादा, यानी आपको यहाँ बड़ा क्लियरली ये समझ आ रहा है कि भाई ये जो हमारी फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वाला? प्रोडक्ट ऑफ करंट्स के। जितना ज़्यादा वायर्स में से करंट गुजरेगा और उसका प्रोडक्ट बड़ा बनेगा तो फोर्स भी ज़्यादा ही लगेगी। और बच्चों एक और चीज़, ये आर पे भी डिपेंड कर रही है, और आर के साथ क्या है? इन्वर्स। यानी ये जो फोर्स है इसका आर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब ये आर क्या चीज़ है ये भी समझा दें। बेटे आर है दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस, यानी दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ कितने डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। अगर इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर दोगे तो फोर्स की वैल्यू कम लगेगी, है ना? दूर पड़ी होंगी वायर तो कम फोर्स लगा रही होंगी, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप बन रहा है। और अगर मेरा बेटा अगर आप इस आर को कम रखोगे यानी वायर्स को करीब रखोगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो इन्वर्स रिलेशनशिप। तो दो चीज़ें डिसाइड करेंगी बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स इन द वायर और कौन भला? डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। बच्चों बस हम 3-4 सवाल लेंगे और फिर आपसे डेफिनेटली ज़्यादा चाहेंगे, लेकिन अभी जो मैंने बात की उसको समझना बड़ा ज़रूरी है बच्चों, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आइए हम सवाल लेते हैं। मेरा बेटा एक सवाल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। 3 पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट्स। अभी मैंने करंट के साथ छेड़छाड़ नहीं की, ना डिस्टेंस बदले, पहले मैं जनरलाइज स्टोरी समझा रहा हूँ और फिर हम उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके समझेंगे। 3 वायर्स हैं, तीनों में करंट एक जैसा है। बोलो इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट, और तीनों बराबर बराबर फासले पे पड़ी भी हुई है, नज़र भी आ रहा है। ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्यू ड्यू टू करंट इन द पी एंड आर विल बी। अच्छा अब वो बता रहा है कि भाई ये जो सेंटर में वायर पड़ी हुई है ना क्यू, बताओ इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? बच्चों सुनो पहली बात, पहले मुझे ये बताओ, पहले पी और क्यू को देखते हैं। बताओ पी और क्यू वाली वायर्स को ध्यान से देखो, क्या ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं या ऑपोजिट में? बच्चों पी और क्यू को देखना है, ऑपोजिट। देखो पी का अपवर्ड है, क्यू का डाउनवर्ड है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी दो वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगी तो रिपेल करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पी वाली वायर है वो क्यू वाली वायर को रिपेल कर रही है ना। सर क्यों रिपेल कर रही है? क्योंकि मेरा बेटा जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जब भी ऑपोजिट होते हैं तो रिपल्जन हो रहा होता है। अच्छा अब छोड़ो पी और क्यू को, अब क्यू और आर को सोचो, क्यू और आर को सोचो। बेटे क्यू और आर में करंट सेम डायरेक्शन में, देखो क्यू में भी डाउनवर्ड और आर में भी डाउनवर्ड। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब है जो आर वाली वायर है वो क्यू वाली वायर को अट्रैक्ट करेगी, है ना? सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब आर जो पी वाली वायर है वो क्यू को धक्का दे रही है और आर वाली वायर कह रही है आ जाओ मेरे पास, वहाँ उसको सिंपैथी फील हो रहा है। तो बड़े इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो इधर कोई बनेगा ना।
तो ये जो फोर्स लग रही है वो इनटू द पेज ऑफ द पेपर लग रही है, टूवर्ड लेफ्ट लग रही है आउट ऑफ द पेज या टूवर्ड द राइट, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा टूवर्ड्स राइट बनेगा। होपफुली आपको कहानी समझ आ गई है। अच्छा बच्चों, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। टू लॉन्ग थिन वायर्स डिस्टेंट अपार्ट एक्सर्ट अ फोर्स एफ, यानी कुछ वायर्स हैं, कुछ फासले पड़ी हुई हैं, उनके बीच में कोई फोर्स एफ लग रही है, ठीक है, ऑन अनदर व्हेन द करंट थ्रू ईच वायर इज आई, ठीक है, हर में से आई करंट गुजर है, द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज क्वार्टर्ड, बेटे एक होता है क्वाड्रपल्ड और एक होता है क्वार्टर्ड। बेटे क्वार्टर्ड का मतलब है 4 गुना कम कर दिया, यानी एक बात सुन लो, डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो डिस्टेंस बिटवीन द वायर है वो 4 टाइम्स कम कर दिया, और द करंट इज डिक्रीज, द करंट इन ईच वायर इज डिक्रीज टू I/2। पहले अगर करंट I गुजर रहा था, अब हर वायर में से जो करंट गुजारना है बच्चों वो I/2 गुजारना है। बेटे पहले वाली फोर्स लिख लें, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2πr, ये हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अब लेट्स डिटर्मिन द न्यू फोर्स, अब हम पता लगाते हैं भाई नई फोर्स कितनी आ रही है बच्चों। तो बेटे म्यू नॉट ऐसे ही लिखा, I1 को भी हाफ कर दो, करंट को हाफ करना है, तो बेटे I1 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहले करंट को भी हाफ कर दो, दूसरे करंट को भी हाफ कर दो, कर दिया, और नीचे क्या है 2πr, r है डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्वार्टर्ड कर दो। बेटे क्वार्टर्ड का मतलब है क्वार्टर्ड का मतलब ये होगा कि 4 गुना कम, क्वाड्रपल्ड होता तो 4 गुना ज़्यादा। तो बेटे ऊपर देखो क्या बना, ऊपर बना म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और नीचे क्या बना 2πr ओवर क्या बना 4 बना। तो ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, या ऊपर जाके इन्वर्ट कर लो। इंटरेस्टिंगली जो आंसर आ रहा है वो म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2πr, लिहाजा फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पहली एफ़ थी तो अभी भी एफ़ आएगी, और किसी भी ऑप्शन में एफ़ नहीं लिखा हुआ, लिहाजा हमारा आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है जी, कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करें। लें जी बच्चों, आखिरी 2-3 क्वेश्चन लेंगे हम, और मैंने बोला फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A, B, C आर कैरिंग करंट्स इन शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन B इज़ डायरेक्टेड। अच्छा, यहाँ एक अच्छी डायग्राम बनी हुई है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ तो बड़ा ही अच्छा होएगा। चलें हम इसको थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमें जो कहानी है उसको समझने में आसानी रहे। चलें जी बच्चों, बच्चा पार्टी, आइए स्टोरी को समझते हैं। 3 वायर्स हैं A, B और C, तीनों में करंट सेम डायरेक्शन में, देखो सब में डाउनवर्ड ही है। A में करंट कितना आ रहा है 1 एम्पेयर, B में कितना आ रहा है 2 एम्पेयर, C में कितना आ रहा है 3 एम्पेयर। अब सवाल क्या है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन बीज, बताओ बी के ऊपर किधर फोर्स लगी। पहले तो ये बताओ बच्चों, ए वाली वायर बी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। सर क्यों अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ए और बी में करंट सेम डायरेक्शन में है। ए वाली वायर बी को अट्रैक्ट कर रही है, मान लो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, F1 से। बताओ बच्चों, सी वाली वायर भी बी को क्या करेगी, अट्रैक्ट। सर क्यों करेगी, क्योंकि सी और बी में भी करंट देखो सेम डायरेक्शन में, तो सी वाली वायर भी बी को क्या करेगी, अट्रैक्ट। भाई दोनों ही अट्रैक्ट कर रही हैं। अब बच्चे कहेंगे बी वाली वायर कहीं मूव करेगी नहीं, भाई करेगी, क्यों नहीं करेगी। फोर्स कितनी लगनी है वो कौन डिसाइड करता है, डिस्टेंस तो एक जैसा है, बट डिस्टेंस को छोड़ो, तो फिर फोर्स एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस पे भला। मैंने बोला 2 चीज़ें डिसाइड करी होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ करंट्स और कौन बड़ा डिस्टेंस। डिस्टेंस को मत छेड़ो, वो तो एक जैसा है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट। तो पहले वाले केस में देखें बेटे, ए और बी वाली वायर को देखें, यहाँ करंट्स का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक में 1 एम्पेयर, एक में 2 एम्पेयर। तो आप पहले वाले में करंट की जगह 1 एम्पेयर लिखो, दूसरी में 2 एम्पेयर लिखो। तो मान लो जो पहले वाले केस में फोर्स लग रही है, लेट्स अज्यूम कि वो कितनी लग रही है, 2 न्यूटन लग रही है। अब बच्चों बी और सी में लगने वाली फोर्स देखते हैं, बी और सी। अब बी और सी में लगने वाली फोर्स देखनी है तो आपको प्रोडक्ट भी बी और सी के करंट्स का लेना पड़ेगा। तो बी में करंट देखो कितना है 2 एम्पेयर, सी में कितना है 3 एम्पेयर। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 6 बन रहा है, मान लो 6 न्यूटन की फोर्स लगेगी। इसका मतलब ये होगा कि वायर ए भी खींच रही है बी को और सी भी खींच रही है, लेकिन सी की फोर्स जो है वो ज़्यादा है। सर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ करंट ज़्यादा बनेगा, और जब ज़्यादा बनेगा तो ये जो बी वाली वायर होगी वो डेफिनेटली मूव करेगी किधर भला, टूवर्ड्स सी मूव करेगी। लिहाजा बच्चों हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 40 रहेगा। देखें आपको बात समझ आ रही है बच्चों। लेट्स टेक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद आखिरी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 3 इनफाइनाइट स्टेट वायर्स इक्विड, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है मेरा बेटा, इसको आपको करना चाहिए। हमने जानबूझ के प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं ताकि बच्चों आपका टॉपिक जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए।
मैंने बताया टाइम लगाएं, लेकिन टाइम के बाद चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए। 3 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबका फासला एक दूसरे से एक जैसा है, ठीक है। कैरिंग करंट्स वायर ए एंड सी कैरिंग कन्वेंशनल करंट, ए और सी के बारे में परेशान मत हो, वो तो करंट बिल्कुल सही बताए हुए हैं, कन्वेंशनल नहीं है। लेकिन बोल रहा है बी में जो करंट है ना वो इलेक्ट्रॉनिक है, बी का करंट उसने बोला है इलेक्ट्रॉनिक है। बेटे हमने कभी इलेक्ट्रॉनिक को देखना नहीं, हमने कन्वेंशनल को देखना है। तो बी वाली वायर में देखो करंट किधर फ्लो कर रहा है, अपवर्ड, कन्वेंशनल अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो बच्चों बताओ जब इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, जवानों बताओ ज़रा, जब इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक तो बना है, जब कन्वेंशनल बनाएंगे तो वो किधर बनेगा, डाउनवर्ड। बेटे इलेक्ट्रॉनिक अपवर्ड है तो कन्वेंशनल किधर बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। अब सवाल क्या है, ये जो बी वाली वायर है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किधर को लगेगी। बच्चों बी वाली वायर के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो किधर को लगेगी। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो ए वाली वायर है वो बी को क्या करेगी, रिपेल। क्यों बोला, बेटे ए में करंट अपवर्ड है, बी में डाउनवर्ड है, तो बेटे दोनों में ऑपोजिट करंट है, तो ये ए वाली वायर बी को क्या करेगी, रिपेल, सही है। और जो सी वाली वायर है वो भी बी को रिपेल करेगी, कोई दोनों में फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो सी भी धक्का दे रहा है, ए भी धक्का दे रहा है, कौन ज़्यादा फोर्स से धक्का दे रहा है, बेटे जहाँ प्रोडक्ट ऑफ करंट ज़्यादा बन रहा है। बोलो किन के बीच में प्रोडक्ट ऑफ करंट ज़्यादा बन रहा है, बी और सी में है ना, करंट का प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो सी की रिपल्सिव फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। जब सी की रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी तो ये जो बी वाली वायर है ये मूव करेगी किधर भला, टूवर्ड्स ए मूव करेगी, ठीक है जी। देखें बच्चों एक अच्छा सवाल, एक और सवाल हम लोग ले रहे हैं मेरा बेटा। हाँ यहाँ पे ये मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जब बच्चों को पढ़ाया तो इस सवाल को बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमेशा जल्दी जल्दी ऐसे दिमाग में सोच रहे, दिमाग से नहीं सोचना मेरा बेटा, आपने मेंटल एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने चीज़ों को प्लॉट करके देखना है। टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स कैरिंग सेम करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी लाइंग मिडवे बिटवीन देम। अच्छा वो बोल रहा है कि भाई ध्यान से पढ़ो, दो वायर्स हैं, सेम करंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब वायर्स हैं दोनों में करंट तो गुजर रहा है, लेकिन करंट है क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है। मान लो इसका करंट आए, मान लो इसका करंट आए, आपको समझाने के लिए ऐसे मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है। तो अगर मैं बिल्कुल मिड पे आ जाऊं तो बोलो ये डिस्टेंस कितना होगा r, बच्चों ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा r, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई, इस वायर की वजह से भी यहाँ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। बेटे पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, बोलो म्यू नॉट आई ओवर 2πr, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड B1 कह लेते हैं उसे। दूसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, उसे B2 बोल लेते हैं, वो भी कितना होगा, म्यू नॉट आई, करंट वहाँ भी इतना ही है, डिस्टेंस उसका भी इतना है 2πr। भाई ठीक है सर। अब बेटे देखना है, वो बोल रहा है मिड में दोनों करंट जो हैं वो कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये समझ नहीं पड़ेगी बात। बेटे मुझे ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी, आप करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, सारे बच्चे करंट की डायरेक्शन में थंब रख के फिंगर्स को कर्ल करो। भाई जैसे ही फिंगर्स को कर्ल करेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज बनी डायरेक्शन, बोलो यहाँ भी कर्ल करो मेरा बेटा, यहाँ जो आपकी डायरेक्शन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। बेटे सेंटर रीजन में देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तभी तो मैंने बताया था बीच में स्ट्रांग होगा तो बाहर वीक होगा, तो तभी अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगेगी, तभी तो रिपेल करेंगी ना। तो अंदर बी जो है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और दोनों अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आप नेट मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए सिंपली दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को बच्चों क्या करोगे, ऐड करोगे। तो एक का कितना था, म्यू नॉट आई ओवर 2πr, दूसरे का कितना था, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 2 म्यू नॉट आई ओवर 2πr, यानी हर वायर के मैग्नेटिक फील्ड से डबल हो गया ना, तो ट्वाइस द फील्ड ड्यू टू ईच वायर। और लेकिन बच्चे का सोच रहे थे, मुझे जब मैंने क्लास पढ़ाई तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऑपोजिट करंट है तो अंदर कैंसिल कर देंगे। भाई नहीं, बना के देखना मेरा बेटा, फिर कहानी समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि वी विल बी हैविंग सम पास पेपर क्वेश्चन, तो ये UHS 2012 के पेपर का क्वेश्चन है। सवाल बहुत अच्छा है, मतलब आपको नीचे डायग्राम बनी हुई है, तो इसके बारे में आपको सही आंसर चूज़ करना है, कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा कहाँ वीक होगा। मैंने बोला ऐसे भी सवाल आए हैं। मेरा बेटा जल्दी बताओ, ये जो एक्स वाली वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड जल्दी सोच के बताइएगा। जो एक्स वाली वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों जल्दी वीडियो को पॉज करके राइट हैंड रूल लगा लें, थंब को नीचे को रखें, फिंगर्स कर्ल करें। जैसे फिंगर्स कर्ल करेंगे तो ये बनेगा क्या, क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा मेरा बेटा, ठीक है। अब इसका बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों इसका बनेगा, थंब को रखो ऐसे अपवर्ड और फिंगर्स को कर्ल करो,
तो ये क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, है ना। तो सेंटर में देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जी पे बच्चों कंपैरेटिवली क्या होगा, वीक होगा, एक्स पे भी कंपैरेटिवली क्या होगा, वीक होगा। सही है, हमने लिख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन वाई एंड जी, बोल रहा एक्स पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वाई और जी से गलत है बेटे, एक्स पे तो वीक है फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन वाई, हाँ ये तो ठीक है, एंड जी, बोला एक्स के ऊपर वाई और जी दोनों से वीक है, नहीं एक्स पे भी वीक है और जी पे भी वीक है, यानी एक्स और जी पे बराबर ही है, एक्स और जी मैंने बराबर फासले पे लिए हुए हैं, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बराबर हैं, हाँ अंदर स्ट्रॉन्ग है इनकी निस्बत। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स वाई एंड जी सेम, नहीं ऐसा नहीं है बेटे, डेल्टा ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन वाई, ठीक है, एक्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटे वाई से तो कमज़ोर ही है ना, बट सेम एज एट जी, हाँ एक्स और जी का सेम है बच्चों, देखो एक्स का भी उतना ही फासला है, जी का भी उतना ही फासला है, यहाँ पे दोनों का फील्ड वीक है, यानी ये दोनों फील्ड बराबर हैं, लेकिन अंदर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। स्टूडेंट यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और डेफिनेटली आपने ये टॉपिक जो है वो समझ भी लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों, टीचर ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आपका कम से कम इतना हक बनता है कि आप इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसको दूसरे और स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें मेरा बेटा, ताकि ये दूसरे लोगों का भी, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरों का अगर आप फ़ायदा सोचेंगे तो फिर ही सारी कहानी जो है वो सही चल रही होगी। तो बच्चों ख्याल रखिएगा अपना, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।